मित्रों, इकोनॉमी का एकदम बेसिक सवाल आपके लिए कि महंगाई के कितने प्रकार होते हैं। तो जवाब है यूपीएससी, स्टेट सर्विस आदि परीक्षाओं में याद रखने लायक 1 दर्जन से ज्यादा प्रकार होते हैं। और ये मैं क्लिकबेट के लिए नहीं बोल रहा, असल में हमें तैयार भी करना है। मैं काउंटर रख रहा हूं, एक एक करके हम 1 दर्जन से ज्यादा इन्फ्लेशन टाइप्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये सेशन बिगिनर्स के लिए है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स के लिए नहीं। उनको वो मैं थियरी कई बार पढ़ा चुका हूँ। ये वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा मिली क्योंकि यूपीएससी ने अभी कुछ दिन वो पहले सीडीएस परीक्षा में एक टॉपिक पूछा था कि श्रिंकफ्लेशन क्या होता है। तो सबसे पहले यही महंगाई का प्रकार समझते हैं। मान लीजिए पहले 30 रुपए में 100 ग्राम साबुन मिलता हो और बाद में वो लोग भाव 30 रुपए ही रखे, लेकिन साबुन का जत्था यानी क्वांटिटी उसमें कम कर दें, तो इसे कहते हैं पैकेज डाउन साइजिंग या श्रिंकफ्लेशन। मतलब प्रति ग्राम के हिसाब से आपको पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम है ये विम डिश वॉशर बार, कि जो पहले 10 रुपए में 155 ग्राम आती थी, अभी उन्होंने केवल 135 ग्राम देते हैं। इस टॉपिक के बारे में मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन 2024 में साउथ कोरिया की सरकार ने श्रिंकफ्लेशन के खिलाफ नियम टाइट किए, तो अखबारों में आया था, तब मुझे पता चला था। साउथ कोरिया में नियम ये बना है कि हर एक कंपनी ने अगर श्रिंकफ्लेशन किया है तो प्रोडक्ट के लेबल पर उसको बड़े बड़े शब्दों में सब बताना होगा कि पहले प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर भाव क्या था और अभी क्या चेंज हुआ है। भारत में भी अलग अलग प्रोडक्ट्स पे प्रति मिलीलीटर या प्रति ग्राम का भाव तो लिखा होता है कि मान लीजिए बॉर्नविटा का ये डिब्बा 500 ग्राम का 217 रुपए में है, तो इसलिए 100 ग्राम के 43 रुपीज है, ऐसा वो लिख के तो देते हैं। लेकिन यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर नहीं लिखा जाता कि कुछ महीनों पहले भाव क्या चल रहा था और अभी हमने क्या चेंज किया है। तो महंगाई का ये सबसे पहला प्रकार हमने देखा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें। 4 3 2 1। आपके ये तो सिंपल था, लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन है, ऑप्शन बी रिफ्लेशन, ऑप्शन सी डिसइन्फ्लेशन, ऑप्शन डी डिफ्लेशन, ये सब का भी मतलब समझाओ। एक एक करके समझते हैं। पहले मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, 0 1 2 3 4। अब महंगाई अगर 0% से बढ़ के हो जाए 4%, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। अब मान लीजिए महंगाई 4% से कम होके 2% हो जाए, तो महंगाई तो है, 0 तो नहीं हुई, 2% तो है, तो ये जो महंगाई कम हो गई उसे क्या बोलेंगे? डिसइन्फ्लेशन। मतलब महंगाई में कमी लेकिन शून्य के नीचे नहीं गई। मान लीजिए शून्य के नीचे चली जाए कि महंगाई पहले जो भी हो 4%, 2%, 1%, उससे कम होके 0 और उससे भी कम होके -1 या ऐसा कुछ हो जाए। मतलब पिछले साल जो चीज 100 रुपए की मिलती थी अभी 99 रुपीज में मिल रही है, तब हम कहते हैं डिफ्लेशन, यानी कि अपस्फीति या सस्तापा, कि जब महंगाई शून्य से भी कम हो जाए। ये जो डिफ्लेशन या सस्तापा है तो आपके बहुत बढ़िया है, हमारा सब पैसा बच जाएगा। लेकिन आप प्रोड्यूसर या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए, किसान है वो बर्बाद हो जाएगा अगर ऑनियन 50 की जगह 5 रुपए मिल रहे हैं। फिर वो किसान अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों को नौकरी से निकाल देगा। कंपनियों के भी अगर टीवी, फ्रिज, मोबाइल बहुत सस्ते हो गए तो अपना प्रॉफिट मार्जिन सेम रखने के लिए वो कई लोगों को जॉब से हटा देंगे। तो यानी डिफ्लेशन बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके साथ जुड़ा एक कर्व है, उसे कहते हैं फिलिप्स कर्व। तो यानी सरकार और आरबीआई ने क्या करना चाहिए? अगर डिफ्लेशन हो गया तो वापस महंगाई को बढ़ाना चाहिए। तो अगर महंगाई हो गई है -1% और सरकार और आरबीआई अलग अलग कदम उठा के उसको वापस बढ़ा के 1%, 2%, 4% कर दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेशन, यानी थोड़ा महंगा करवाना। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया बहुत चीजें सस्ती हो जाएंगी तो जॉब लॉस क्रिएट होता है। आरबीआई रिफ्लेशन कैसे कर सकती है? वो सीआरआर कम कर दे, रेपो रेट कम कर दे, ताकि लोन सस्ते हो जाए, पब्लिक दे दनादन शॉपिंग करे। सरकार क्या कर सकती है? टैक्स में छूट दे दे, पब्लिक को कोई चीज खरीदने के लिए सब्सिडी ज्यादा दे दे, ताकि दे दनादन पब्लिक शॉपिंग करे, उस चीज की डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये हो गया रिफ्लेशन। अच्छा, तो अब तक हमने कितने प्रकार देखे? मैं काउंटर अपडेट करूं, 1 2 3 4, और मैंने आपको बताया दर्जन से ज्यादा हमें याद रखने हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि रात को 2 बजे भी आपको पता होना चाहिए। गोल्ड का अगर डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये हो गया 5वां प्रकार। ये मिडिल ईस्ट के सभी देश मिलकर क्रूड ऑयल बैरल का भाव बढ़ा दें तो जो क्रूड ऑयल महंगा हो गया उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। 6ठा प्रकार। अब अगर पेट्रोल महंगा होगा तो टैक्सी का भाड़ा भी महंगा होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। 7वां प्रकार। पेट्रोल डीजल पे एक्साइज और वैट भी बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, उसके चलते भी 50 रुपए की वो चीज आपको 100 रुपए मिल रही है, इसे कहते हैं टैक्सफ्लेशन। 8वां प्रकार हो गया टैगफ्लेशन। याद रखना है कि जब जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाए, मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल चीज वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम हुआ हो, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को जॉब से हटा दिया जाए, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और साथ ही साथ महंगाई बहुत ज्यादा हो, तो ये तीनों चीज जब एक साथ होती है उसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो ये हमने 9वां टर्म समझ लिया। कुछ लोगों को इधर प्रश्न भी होगा कि भाई अभी तुमने बोला कि महंगाई बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ेंगे, क्योंकि सस्ता होता है तो जॉब कम होते हैं। बराबर है भाई, लेकिन अगर ऑनियन का भाव 5,000 रुपये प्रति किलो हो गया तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फिर किसान किसी को नौकरी पे रखेगा भी नहीं। खैर, तो ये था स्टैगफ्लेशन।
मान लीजिए आरबीआई दे दनादन करेंसी नोट छापना शुरू करे और गरीबों में बांट दे 1-1 लाख रुपए, लेकिन बाजार में अगर उतने प्याज टमाटर नहीं होंगे तो सप्लाई डिमांड मिसमैच हो जाएगा, तो महंगाई बढ़ेगी। इसे हम कहते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। और ऐसी जो महंगाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 1 टका 2 टका नहीं, सीधी 10,000 20,000 टका हो जाती है। तो ऐसी बहुत महंगाई बढ़ जाए उसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये मॉनेटरी इन्फ्लेशन को मैं लिखता हूँ, 10वां टर्म हमने समझ लिया। अब इन्फ्लेशन को उसकी स्पीड के हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए धीरे धीरे 1 टका 2 टका ऐसी स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंद के चल रहा है। फिर थोड़ा और तेज गति से 4 टका 6 टका कुछ चले, वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। फिर बहुत ज्यादा 20 टका 50 टका 10,000 टका हो जाए, गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। तो इधर हमने समझे 3 टर्म्स, तो 10 के बाद 11 12 13। आगे ये आप लाइन देखिए, सिमेट्रिकल है, 10 10 10 10 10। और ये वाली आप लाइन देखिए कैसी है, 15 15 15, फिर वापस 10 10 10। तो ये तो एसिमेट्रिकल है, या इसको हम कह सकते हैं स्क्यूड है, टेढ़ा या विषम ग्राफ है ये। अब समझिए, जब हम कहते हैं महंगाई 10 टका बढ़ गई, तो जरूरी नहीं कि शुगर, राइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर हर एक में सिमेट्रिकली 10 टका महंगाई बढ़ी है। ज्यादातर केस में ये होता है कि शुगर, राइस, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब में 15 टका महंगाई बढ़ी हो, बाकी सब चीजों में मुश्किल से 10 टका महंगाई बढ़ी हो। तो जब आप पूरा ग्राफ बनाएंगे तो ये जो मैंने रेड बॉर्डर से मार्क किया है वो कैसा है, विषम है। तो ये है स्क्यूफ्लेशन, कि कुछ चुनिंदा चीजों में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जबकि बाकी सब चीजों में वो सामान्य रहती है। भारत के अंदर ये प्रॉब्लम हमेशा देखी जाती है। आप जान, सब्जी टमाटर महंगे हो जाते हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। तो यानी स्क्यूफ्लेशन के साथ मैंने आपको 14 टर्म्स पढ़ा दिए, तो दर्जन से तो ज्यादा ही लिस्ट अपना बड़ा हो गया, लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। मित्रों, महंगाई नापने के अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स वगैरह। तो मान लीजिए सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से सब्जी, टमाटर, गुड सर्विसेज सबके अंदर 10 टका महंगाई बढ़ी है और ये अखबारों की सुर्खियां बनता है। तो इसे हम कहते हैं सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब इसमें से हम फूड और फ्यूअल का इन्फ्लेशन माइनस करें तो फिर जो जवाब बने उसे हम कहते हैं सीपीआई कोर इन्फ्लेशन। उसी तरह डब्ल्यूपीआई हेडलाइन और डब्ल्यूपीआई कोर इन्फ्लेशन भी बनता है। इससे आरबीआई को, सब इकोनॉमिक्स को अंदाज रहता है कि देखिए फूड और फ्यूल को माइनस क्यों करवाया, क्योंकि फूड तो मॉनसून डिपेंडेंट है और फ्यूल का प्राइस ये मिडल ईस्ट में क्या क्राइसिस चल रही है उस पर डिपेंडेंट है। तो उसके अलावा वाली चीज़ों में कितना बुनियादी या मूल रूप से महंगाई है उसे नापने के लिए वो हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन का गैप देखते हैं। तो ये मैंने आपको 2 टर्म समझाए, तो 15 और 16। अच्छा, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया कि श्रिंकफ्लेशन मतलब प्रोडक्ट के अंदर साइज कम किया जाए लेकिन भाव कम नहीं किया जाए। उसके विपरीत चलती है मेरी इकोनॉमी की बुक, कि उसमें मैं कभी श्रिंकफ्लेशन नहीं करता। ये किताब जारी है और जारी रहेगी। उसका कारण ये है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करने हैं तो ज़्यादा ही पढ़ के जाना पड़ता है। देखिए, मैंने आपको इतने ये जो भी 15-16 चीज़ें समझाई, हो सकता है 2-3 साल में एक आध बार सवाल आए, 10 साल में एक बार सवाल आए, लेकिन मैं तो फीस लेके बैठा तो मुझे तो हर साल पढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हिमेश रेशमिया ने कभी नाक में गाने के लिए माफ़ी नहीं मांगी, मैं कभी इसके लिए माफ़ी नहीं मांगता कि तुम्हारी किताब जारी क्यों है, इसका श्रिंकफ्लेशन करो, हमको उसी प्राइस में पतली किताब दे दो। ऐसे सब शॉर्टकट लेके समझो कोई 1-2 साल आपको बेवकूफ़ बना सकता है और पैसे कमा सकता है, लेकिन जिसको इंडस्ट्री में 15-20 साल और रहना है तो फिर वो प्रोफेशनल काम करता है। मेरी वही कोशिश रहती है। और मित्रों, ये श्रिंकफ्लेशन एक और चीज़ में नहीं हुआ है, वो है अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन, कि जहाँ नवरात्रि के इस पर्व पर हम भी शिक्षा महोत्सव मना रहे हैं। यूपीएससी का हमारा 1 साल का लाइव सब्सक्रिप्शन जो पहले 25,000 में अवेलेबल था, अब केवल 19,999 में लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है यूजिंग द डिस्काउंट कोड nunal.org, कि जहां आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आदि सारे जीएस के सब्जेक्ट्स, प्रीलिम्स से लेके मेंस, थियरी से लेके करंट, एनसीईआरटी से लेके एडवांस, साथ में सीसेट, मेंस आंसर राइटिंग, सब कुछ इसमें शामिल है। और लाइव क्लासेस होते हैं, तीनों भाषा में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल। और हमारे इन्हीं सब ऑफरिंग्स की मदद से पिछली सीजन में 8080 से ज़्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया था, और अगर उसमें हम लोग मॉक इंटरव्यू वाले जोड़े तो ये नंबर और बढ़ जाता है। और ये शिक्षा महोत्सव के अंतर्गत एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट आपके लिए है, कि यदि आप 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते, तो हम आपको 12 से लेके 18 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री में देंगे। हालांकि उसकी कुछ शर्तें हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ें। 3, 2, 1। तो इस लिमिटेड ऑफर का आप जल्दी फायदा उठाइए। खैर मित्रों, अलग अलग त्योहारों पे, अलग अलग अवसर पे
ये सब ऑफर चलते रहते हैं, लेकिन मेरी आपको सलाह है जितना जल्दी जुड़ेंगे तो उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ताकि उसके बाद रिवीजन, आंसर राइटिंग ये सब टाइम पे होता रहे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट कोड याद रहे mronal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.